नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आइए। नेपाल के वालेंसा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक मुक्त करने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान जारी किया। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों में छात्र रणनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एक बात तो ये हुई है। एक और दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई है कि 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम से जो स्ट्रेस होता है बच्चों में, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से S-400 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। ठीक है ना। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। और कौन सा खरीदा है? S-400 खरीदा है। और किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCVC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, जो आप इमेज पे देख पा रहे हैं। सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा सांसद यानी वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका मिला है। उन्हें चुना गया है। नेपाल की हैं ये, ठीक है। नेपाल की नहीं, सिक्किम की हैं ये, ठीक है ना, स्तुति प्रधान। मार्च 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकास संस्थान IIED के खाद्य सुरक्षा 2026 में आइसलैंड टॉप पर रहा है और सबसे लास्ट में रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। और सबसे तेज़ी से गिरावट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हाल ही में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, हॉर्मुज जलसंधि में सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा की शुरुआत की है, ठीक है। 52वां जी शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन वेंस में होगी, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस खुद करेगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, इनवाइट किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ने प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजर पे के साथ मिलकर स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। फ़ोन साइड में रख देते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया है। कहाँ प्रारंभ किया गया? बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण प्रारंभ हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की जो शुरुआत होती है वर्ष 2008 में पहली बार हुई थी, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? देखो, एक लंबे समय नेपाल में हुआ है ये कार्य, ठीक है। नेपाल एक लंबे समय तक एक इंटरनल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। इंटरनल गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थी वो थी सुशीला कार्के जी। उससे पहले एक हिंसात्मक घटना हुई थी, जिससे क्या हुआ था, सरकार को पलट दिया गया था। सरकार के पलटने के तख्ता पलट के बाद नई सरकार, इंटरिम सरकार बनाई जाती है, जिसकी प्रमुख सुशीला कार्की होती हैं। अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह इससे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर थे। ये रैपर भी रह चुके हैं। तो बालेन शाह ने दो आदेश पारित किए हैं। दो आदेश क्या किए हैं? पहला तो ये है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, राजनीति पर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा क्या किया गया कि फर्स्ट से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार के एग्जाम नहीं देना होगा। ये किस देश ने हाल ही में फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है नेपाल ने। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, किस देश की सरकार ने कक्षा 5 के तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं, ठीक है ना। किस देश के बारे में पूछा जा रहा है हमसे? सरकार ने पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं। पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं। पारंपरिक कक्षाएं जो समाप्त की हैं या परीक्षाएं समाप्त की हैं। और जो परीक्षाएं समाप्त की हैं वो किस सरकार ने की? वो नेपाल सरकार ने की हैं। और नेपाल सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल सरकार के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह।
बालेन शाह जी बने हैं, ये बात ध्यान रखना। बालेन शाह से पहले जो इंटरिम आंतरिक सरकार की जो मुखिया थी या आंतरिक सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, आंतरिक सरकार प्रधानमंत्री नेपाल, नेपाल की जो आंतरिक सरकार थी उसके जो मुखिया थे वो कौन थे, वो थी वो सुशीला कार्की जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सुशीला कार्की, सुशीला कार्की थी, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही अंतरिम सरकार बांग्लादेश में भी बनाई गई थी, ऐसे ही एक बनाई गई थी बांग्लादेश में। वहाँ पे शेख हसीना के देश निकाला देने के बाद यानी वहाँ बांग्लादेश से कौन बाहर निकल के जाती हैं, सुशीला कार्की ने, नेपाल की रहने वाली हैं शेख हसीना। शेख हसीना के बाद वहाँ पे जो आंतरिक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, इंट्री प्राइम मिनिस्टर जो चुने जाते हैं, वो कौन थे, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के बाद अभी में वहाँ पे रहमान तारिक को वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया, रहमान तारिक को। ये बात है। सुशीला कार्की जो इंटरिम गवर्नमेंट की हैं वो है नेपाल की हैं, और बांग्लादेश की पहले जो पीएम थी शेख हसीना थी, उसके बाद आंतरिक सरकार के जो प्रमुख बनते हैं मोहम्मद यूनुस थे, और वर्तमान में कौन है, रहमान तारिक चुने गए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, नेपाल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सरकार ने बड़े शैक्षिक और राजनीतिक सुधार किए हैं। छात्र राजनीति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है भैया, ठीक है ना, छात्र राजनीति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं। कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक परीक्षा क्या कर दी है, समाप्त कर दी हैं। स्कूल और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलना है। स्कूल नेपाल के अंदर जितने भी विदेशी स्कूलों के नाम पे, जैसे सेंट जेवियर हुआ, सेंट एनसेलम हुआ, जितने भी विदेशी नाम होंगे उन सभी के नाम को नेपाली भाषा में रखने का आदेश दे दिया। विदेशी स्कूल के नाम पर कोई भी नाम नहीं होगा। जैसे हमारे भारत देश में चलते हैं सेंट एनसेलम, सेंट जेवियर, तो ऐसे स्कूलों का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। और किस भाषा में रहेगा, तो वो रहेगा नेपाली भाषा में। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया चलता है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी कौन बने हैं, बालेन शाह जी को चुना गया है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के वो हैं रामचंद्र पौडेल। ये कौन है, रामचंद्र पौडेल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कुछ ऐतिहासिक जो चेंजेस किए गए हैं नेपाली गवर्नमेंट के अंदर वो क्या क्या है वो देख लीजिए। भूमिका श्रेष्ठ, इस पर स्टार बना लीजिएगा, भूमिका श्रेष्ठ पर। ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई हैं, कौन, भूमिका श्रेष्ठ को। अटर्नी जनरल सविता भंडारी है, नेपाल की पहली महिला अटर्नी ऑफ जनरल बनी है, कौन, सविता भंडारी। दो नाम आपको याद रखने नेपाली गवर्नमेंट से, एक तो है भूमिका श्रेष्ठ और एक है सविता भंडारी जी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का फैसला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेपाल भारतीय रुपयों को उधार देने की अनुमति दे दी। आरबीआई ने क्या कहा है कि आप नेपाली रुपयों में उधार हमसे ले सकते हैं। आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का क्या है बच्चों, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। किसको पैसा उधार देंगे, तो पैसा उधार दिया जाएगा नेपाल सरकार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में यमरी उत्सव त्यौहार मनाया गया है। कौन सा त्यौहार मनाया गया, यमरी त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको, तो आपसे पूछा जाएगा कि यमरी जो त्यौहार होता है वो किस देश में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ से नेपाल में मनाया जाता है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया, नेपाल में ही मनाया गया है। और त्योहार उत्सव कहाँ मनाया गया है, ये बनाया गया है नेपाल के अंदर। त्योहार उत्सव भी कहाँ मनाया गया है, ये नेपाल में मनाया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से S-400 सतह से हवा पर मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का मंजूरी दी है। हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है बस। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, वो है रक्षा मंत्री। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। कौन है, राजनाथ सिंह। इन्होंने मंजूरी दे दी है, ठीक है, S-400 खरीदने के लिए। और S-400 खरीदा किससे जाएगा, रूस से खरीदा जाएगा। किससे खरीदा जाएगा, रूस से ये खरीदा जाएगा। चलो आगे और चलते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रूसियन
रूवेल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बाद में बात करेंगे, व्लादिमीर पुतिन हैं। ये बात ध्यान रखना। 6 जून को राष्ट्रीय रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है, और रूसी नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखने वाली है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है, रूस को अफ्रीका में, ठीक है ना। रूस अपना एयरवेज, नौसेना एयरवेज का नौसेना बेस कहाँ बनाने का, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका ने कहा भाई साहब आप आइए यहाँ पे एयरवेज और नौसेना बेस। और जो बात हुई हमसे कि अफ्रीका की किससे हुई, नौसेना बेस की। एयरवेज अलग होता है, तो नौसेना बेस की बात हो चुकी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परमाणु पनडुब्बी, रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबारोस्क लॉन्च कर दी है, ठीक है ना। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया गया है हाल ही में। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है, ठीक है। रूस किसका सदस्य बना है, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज का सदस्य बना है। कौन से नंबर का सदस्य बना है, तो ये बना है 19वें नंबर का सदस्य बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है कि 2036 तक एक विद्युत संयंत्र बना दिया जाएगा चंद्रमा पर। विद्युत संयंत्र बना दिया जाएगा कहाँ, कब तक, 2036 पर। कहाँ पर बना दिया जाएगा, ये चंद्रमा पर बना दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके बजाय मैक्स नामक अपना नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। देखो सोशल मीडिया लॉन्च किसने किया है हाल ही में, वो किया है रूस ने। यहाँ पे व्हाट्सएप कंप्लीटली बैन रहेगा और इसकी जगह कौन सा एप्लीकेशन आएगा, मैक्स का। ऐसे भारत देश को भी करना चाहिए, पर लेकिन भारत कब करेगा वो देखा जाएगा। रूस के सबसे बड़े बैंक स्पिरिट बैंक ने भारत में अपनी शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। भारत में क्या किया है कि भैया अपना रूस लोग जो आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में, तो उसने वहाँ की जो सबसे बड़ी बैंक है उसके साथ साझेदारी कर ली है। साझेदारी करने के बाद सबसे ज़्यादा बैंक खुलेगा वो भारत में, और जो ब्रांचेज खुली हुई हैं उससे ज़्यादा और ब्रांचेज खुलने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। हाल ही में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। एनसीबीसी का अध्यक्ष, एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। ये भूतपूर्व सांसद हैं बीजेपी की। भूतपूर्व सांसद हैं किस पार्टी की, बीजेपी की। इन्हीं को नया एनसीबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है, साध्वी निरंजन ज्योति जी को। साध्वी निरंजन ज्योति ने आधिकारिक तौर पर मार्च से प्रभावी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है ना। अब किस किस ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्यभार संभाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। नोकिया इंडिया समर मित्तल अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किए गए, नोकिया इंडिया के। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले भी ये हॉटस्टार को संभालते थे। जियो हॉटस्टार का नाम आपने सुना होगा, जिस पर अपन आजकल आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है। बीबीसी मैट ब्रिस्टन, बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, मैट ब्रिटन को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त को बनाया गया है। एनवीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की स्मृति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं, ठीक है। स्तुति प्रधान, स्तुति प्रधान, ठीक है ना। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 के भारत की तरफ से कौन होस्ट करने वाला है, तो वो करने वाली है स्तुति प्रधान। और स्तुति प्रधान कहाँ की सांसद है, तो ये है सिक्किम की सांसद है।
कहाँ की सांसद है ये? सिक्किम की सांसद है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के युवा नेता स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। यह वैश्विक नीति समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए दक्षिण कोरियाई कहाँ कहाँ पर रहेंगी? दक्षिण कोरियाई, यूएई, कुवैत आदि देशों के युवा प्रतिनिधियों के साथ शामिल होंगी। सिक्किम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग जी। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी। और लोकसभा राज्यसभा की सीटें और भारत में सबसे कम आबादी 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन। कब के अनुसार पढ़ रहे हैं? 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, ये बात ध्यान रखना। 100% जैविक खेती यहाँ पे की जाती है। बुनियादी ढांचा नामकरण, एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, ठीक है। सिक्किम में स्थित पोंगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर किया गया है। एयरपोर्ट का नाम परिवर्तन किया गया है। और क्या नाम परिवर्तन किया गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल किया गया। इसका हम थोड़ा सा सोल्यूशन निकालते हैं जिससे आपको दिखे ये सारी चीज़ें। हाँ भाई, तो त्रिलोचन, इसका कलर चेंज और करना पड़ेगा बॉस, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, त्रिलोचन पोखरेल, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन, सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामुंज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है? तारामचू ब्रिज का किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन हिमरात भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए किया है। ऑपरेशन हिमरात मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कई दिन पहले आपको ये बताई थी बात, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2026 सिक्किम में होगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन भी कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में किया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस स्थान, वो कौन सीट्स पे रहा है, ठीक है ना। देखो भाई, IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर टॉप कौन किया है? सूचकांक में टॉप कौन किया? तो सूचकांक में जो टॉप किया है वो किया है आइसलैंड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आखिरी में कौन रहा है? आखिरी में जो रहा है उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और सबसे तेजी से खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गिरावट जो आई है, सबसे तेजी से खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गिरावट, ठीक है ना। सबसे तेजी से गिरावट आई है अमेरिका के अंदर। ये बात ध्यान रखना। और देश का क्या नाम है? आइसलैंड, ठीक है ना। जारी करता है जारी करता कौन है? IIED यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना ये सारी। विश्व का औसत स्कोर रहा है कितना? 6.27। ये क्या रहा है? विश्व का औसत स्कोर रहा है। टॉप पे कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। कितना स्कोर रहा है इसका? 9.26 के साथ। लास्ट में सबसे कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। और सबसे तेजी से गिरावट किस में आई है? USA में आई है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा भारत का स्कोर कैसे गिरेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने समझाने का प्रयास किया गया है सारी चीज़ों का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलटबरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है,
ठीक है, पश्चिम एशिया में लगातार क्या हो रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है, जिससे हॉर्मूज, जब डबरू मध्य में, ठीक है ना, तनाव बढ़ रहा है। और यहाँ पर कौन सा अभियान चलाया, तो यहाँ पर चलाया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है ना, याद ये रखने वाला पॉइंट है। मूल कारण क्या है, यहाँ ईरान और इजराइल संघर्ष है, भारी तनाव हो रखा है, प्रभावित क्षेत्र हॉर्मुज जल संधि है, जहां से, ठीक है, ये एक तरीके का रास्ता है, ये हॉर्मुज जल संधि है ना, एक तरीके का रास्ता है। यहाँ से जब कोई भी भारतीय जहाज निकलते हैं तो ये बीच में रोक लिए जाते हैं, और ये रोकेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रोक रहा है देश, इसको टोल भी दे रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि चीज़ें, कीमतें बढ़ जाएंगी और लाने ले जाने में दिक्कत आएंगी। और कई ऐसे जहाज भी हैं जो डुबो भी दिए हैं, जिससे भारी बहुत नुकसान हुआ है। भारत आने वाले मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा करना, जैसे मुख्य रूप से एलपीजी, एलएनजी फ्यूल लेकर जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय नौसेना ने इन जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत तैनात किए हैं और इसी मिशन का नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा रखा गया है, ठीक है ना। हॉर्मुज जल संधि क्या है, ये फारस की खाड़ी और गल्फ ओमान को सागर को जोड़ती है। ये यूएई और ओमान, ईरान के पृथक करती है, ये बात यहाँ से ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया म्यांमार में चलाया गया है, ऑपरेशन सिंधु ईरान में चलाया गया है, और ऑपरेशन बंदूक श्रीलंका में चलाया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके फ्रांस में। 52वां G7, ठीक है ना। पहला G7 होता है 1975 में, पहला, ठीक है ना। अभी कौन सा हो रहा है, 52वां। ये कहाँ हो रहा है, 2026 में। किस देश में हो रहा है, ये हो रहा है फ्रांस में। पहले इसमें सदस्य थे G6, पहले कितने सदस्य थे, G6। अभी कितने हो गए, G7। अभी कितने सदस्य हैं, G7। G7 कौन सा है, कनाडा, ठीक है ना। ये किस मंथ में आयोजन होगा, इस जून मंथ में आयोजन होगा। भारत इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु भारत को निमंत्रण दिया गया, इनवाइट किया गया है। तो इसमें भारत G7 में पार्टिसिपेट करेगा। भारत क्या करेगा, G7 में हिस्सा लेने जाएगा, हिस्सा लेने जाएगा। कहाँ आयोजन चल रहा है इसका, फ्रांस में इसका आयोजन बच्चों चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, G7 की मास्टर क्लास विश्लेषण ध्यान से हैं। देखो कौन कौन सदस्य हैं, इसकी ट्रिक याद कर लो। G7 GF, जर्मनी, F से फ्रांस, जापान, USA, I से इटली, और C से कनाडा, और E से इंग्लैंड। इसमें भारत कहीं पे भी दूर दूर तक सदस्य नहीं है, ठीक है ना। 1975 में G6 की स्थापना हुई थी, फ्रांस में हुआ था। 1976 में कनाडा G7 में सदस्य बनता है। 1997 में रूस शामिल होता है, G8 बनता है, और वापस से 2014 में से G7 से इसको बाहर कर दिया जाता है। किसको बाहर कर दिया जाता है, रूस को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। B7 के बारे में समिट के, G7 समिट जो आयोजन होगी 52वीं, ठीक है ना, वो कहाँ पे होगी उसके बारे में हम जानते हैं। एवियन वेस फ्रांस में होगी। कहाँ पे होगी, तो कब होगी, जून 2026 में होगी। इसका भारत सदस्य नहीं। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग के से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है ना, स्टार्टअप सहायक योजना लॉन्च किया। किसकी हेल्प से किया, ये किया रेजरपे की से। एक ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। वाणिज्य मंत्री कौन है, रेजरपे से किया। वाणिज्य के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। विभाग का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल जी हैं। रेजरपे से इन्होंने संबंध किया है, और ये स्टार्टअप परिस्थिति को मजबूत करने के, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सारे कार्यक्रम हुए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? मनोरोगों का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया बच्चों? ये बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया है। विशेषता क्या क्या है इसकी? ये मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस, डिजिटल डेटाबेस सेंटर है। प्रकृति ये एक ओपन सोर्स रहेगा, ठीक है ना, तैयार हुआ है और इसे बेंगलुरु में तैयार किया गया है, ये बात ध्यान रखना। इसमें विभिन्न मानसिक रोगों में मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली डेटा रखा जाएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का है? 19th का है। किसका है? 19th किया जा रहा है। पहली बार जो आईपीएल प्रारंभ होता है पहला, वो 2008 में होता है, और ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 19वें का। पहला आईपीएल 2008 में, जिसकी विजेता बनी थी राजस्थान रॉयल्स, और 2025 में जो आईपीएल हुआ था 18 आईपीएल 2025 जो आईपीएल हुआ था, ठीक है, 18वां, उसमें जो विजेता टीम थी वो थी आरसीबी। और आरसीबी के कैप्टन थे रजत पाटीदार, ठीक है ना। अभी जो सीजन जो स्टार्ट हुआ है वो 19वां हुआ है, ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके जो स्पॉन्सर हैं वो है टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान। आईपीएल की सबसे महंगी टीम, आईपीएल की सबसे महंगी टीम है आरसीबी, ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आईपीएल में पहले 8 टीमें थी, आईपीएल की टोटल टीम कितनी है? अभी 10 टीमें हैं। सबसे ज्यादा खिताब जो जीता है वो जीता है MI ने, मुंबई और CSK ने 5 बार इन्होंने खिताब जीता है, और कोलकाता ने जीता है 3 बार। कोलकाता ने कितनी बार जीता है बच्चों? 3 बार ये खिताब जीता है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कुल टीमें 10 हैं, प्रारूप 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, विधानसभा के चुनावों के कारण। प्रथम चरण होगा 28 मार्च से शुरू होगा, ठीक है। पहला मैच आरसीबी और सनराइजर्स के मध्य खेला गया है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये चलने वाला है। सर्वाधिक जीत किसकी है? CSK और MI की हैं। 2025 में विनर कौन बने था? आरसीबी बना था। प्रथम विजेता कौन थी? राजस्थान रॉयल्स। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।